नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है। हमला इतना भयावह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक झटके में भाषा बदल गई है। एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को धमकाया था। ट्रंप को लगा था कि ईरान डर जाएगा और कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने इजराइल पे इस तरह घातक हमला किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश छोड़कर भागना पड़ा है और बंकर में छुपना पड़ा है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 F-35 फाइटर प्लेन्स को भी मार गिराया है और 2 पायलट उसके कब्जे में हैं। तो आज के वीडियो में हम इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के बारे में बात करेंगे कि आखिर अभी तक किसका कितना नुकसान हुआ है और इजराइल और ईरान में से किस देश की सैन्य क्षमता ज्यादा है या फिर किसकी सेना ज्यादा मजबूत है। ट्रंप के बयानों पर भी बात करेंगे और भारत की इसमें क्या भूमिका अभी तक रही है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम ईरान और इजराइल के बीच हो रहे इस भयानक युद्ध की बात करेंगे। दरअसल शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान पे 200 फाइटर प्लेन के साथ अचानक बड़ा हमला किया था। इस ऑपरेशन को इजराइल ने राइजिंग लायन नाम दिया था और इजराइल का कहना था कि ईरान चूंकि परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, इसलिए आत्मरक्षा में वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। इस हमले में ईरान के 9 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे और वहां के टॉप सैन्य कमांडर के भी मारे जाने की खबर आई। यहां तक कि वहां बड़े बड़े लोगों के मरने की खबर आई। बड़े बड़े हस्तियों को इजराइल ने निशाना बनाया, जिसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि ईरान भी इस हमले का बदला लेगा। ईरान ने भी उसी दौरान यह कह दिया था कि इजराइल ने जो गलती की है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और ईरान ने इजराइल के ऊपर 150 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला कर दिया। ईरान ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया और उसने इजराइल के शहर तेल अवीव पे आतिशबाजी मचा दी। तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों में बड़े हमले हुए और कई सारे बिल्डिंग्स के भी तबाह करने की खबरें वहां से आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि इजराइल ने वहां पे अभी मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है, जिस कारण बहुत सारी तस्वीरें नहीं भी आ पा रही हैं। ईरान ने दावा किया है कि वहां ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन इजराइल ने अभी तक यही कहा है कि इस ईरान के इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। जबकि इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था उसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि ईरान के हमलों को बड़ा बताया जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि आयरन डोम नाम का सिस्टम इजराइल के पास है, जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद भी अगर इजराइल के तेल अवीव पे इस तरह के ईरान ने हमले किए हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि उसके बाद भी इजराइल को उसने तबाह करने की दिशा में अपना कदम उठा दिया है। अमेरिका का दबाव भी ईरान को रोकने के काम नहीं आया और ईरान ने यह साफ कर दिया कि उसके ऊपर अगर हमला किया गया है तो आत्मरक्षा में वो भी इजराइल के ऊपर हमला करेगा। इन दोनों देशों के बीच का टकराव इतना बढ़ता जा रहा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अगर ईरान इसी तरीके से हमला करता रहा तो हम लेबनान को जला देंगे। बताइए, इजराइल ये कह रहा है कि वो ईरान की राजधानी को जला देगा। क्या इजराइल इसके जरिए वहां के आम लोगों को भी निशाना बनाएगा? आखिर इजराइल इस मामले में क्या कहना चाहता है? इजराइल ने जिस तरीके से कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और इसी के लिए आत्मरक्षा में उसने उसके ऊपर हमला किया। परमाणु बम तो इजराइल के भी बनाने की खबरें आती हैं, तो क्या इसी आधार पे कोई देश अगर इजराइल के ऊपर हमला कर दे तो क्या उसे सही ठहरा दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु न्यूक्लियर को लेकर उनकी बैठ के 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी और छठे दौर की बातचीत रविवार को होने वाली थी। उससे ठीक 2 दिन पहले इजराइल ने इस तरीके का हमला किया। इसकी उम्मीद ईरान को भी नहीं थी। ईरान को यह लगा था कि जब अमेरिका के साथ वार्ता फेल हो जाएगी तब इजराइल उसके ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन वार्ता के बीच में ही, जबकि रविवार को अमेरिका के साथ ईरान की वार्ता होनी थी, उससे पहले इजराइल ने जिस तरीके से निशाना बनाया तो ईरान उसकी चपेट में आ गया। वो उस तरीके की तैयारी में नहीं था, इसीलिए ईरान का नुकसान उसमें ज्यादा हुआ। अगर ईरान और इजराइल की सैन्य क्षमता की तुलना करें तो सैन्य क्षमता में ईरान इजराइल के ऊपर भारी पड़ता है। इजराइल के पास जहां एक्टिव सोल्जर 1,70,000 है, वही ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। 4,65,000 करीब ईरान के पास रिजर्व सोल्जर्स हैं, जबकि इजराइल के पास रिजर्व सोल्जर्स की संख्या 3,50,000 है। पैरामिलिट्री में 35,000 जवान इजराइल के पास हैं, तो 2,20,000 पैरामिलिट्री के जवान ईरान के पास हैं। यानी कि सैन्य क्षमता में इजराइल ईरान के ऊपर 20 पड़ता है। लेकिन अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो वायुसेना में ईरान की सेना थोड़ी कमजोर नजर आती है और इजराइल का एयरफोर्स ईरान से ज्यादा मजबूत दिखता है। जहां इजराइल के पास 240 फाइटर प्लेन है तो ईरान के पास महज 188 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इजराइल के पास 148 हेलीकॉप्टर है, वही ईरान के पास 128 है। 47 अटैक हेलीकॉप्टर इजराइल के पास है, जबकि ईरान के पास महज 13 अटैक हेलीकॉप्टर है।
अन्य जहाजों की भी बात करें तो उसमें भी इजराइल ईरान के ऊपर भारी पड़ता है। यानी कि एयरफोर्स में के मामले में इजराइल की सेना ज्यादा मजबूत दिखती है और ईरान उसमें थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। इजराइल के साथ जहां परोक्ष रूप से अमेरिका साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं ईरान के साथ चीन और रूस के भी खड़ा होने की उम्मीद है। चीन ने इजराइल के हमले की निंदा की और यह कहा कि वो ईरान के साथ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर से बात की है। बावजूद उसके ईरान ने जो हमला इजराइल के ऊपर किया है उसमें अभी तक चीन और रूस के हाथ की कोई खबर नहीं है। यानी कि अभी तक ईरान ने अपने उन्हीं मिसाइलों से हमला किया है जिसे उसने खुद विकसित किया था। यानी कि एक अच्छी टक्कर ईरान ने इजराइल को दी है। ऐसा अनुमान अमेरिका भी नहीं लगा पाया था कि ईरान इतना भयावह हमला इजराइल के ऊपर करेगा। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल थोड़ा घबरा सा तो गया है, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल के एक अधिकारी जब प्रेस से बात कर रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे, इस कदर का हमला ईरान ने किया है। हालांकि वहां मौत की खबरों को छुपाया जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी संदिग्धता के घेरे में है। जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का हक है और उसने इसीलिए उसके ऊपर हमला किया है। और उन्होंने ईरान को धमकाया था कि वो परमाणु संधि जल्दी से कर ले, नहीं तो नतीजे खतरनाक होंगे। उन्हें लगा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान ने बिना डरे इजराइल के ऊपर हमला किया। आखिर ईरान कैसे डर जाता? जब आप किसी देश के टॉप सैन्य अफसरों को मार देंगे, वहां के प्रमुख वैज्ञानिकों को निशाने पर लेकर उनकी जान ले लेंगे, आखिर वो देश कैसे चुप बैठ जाता? कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही अमेरिका के साथ और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हो रही थी। उस न्यूक्लियर डील में ईरान की ओर से जो भी अधिकारी इस डील को कर रहे थे, जो वार्ता अमेरिका के साथ कर रहे थे, उन सभी को चुन चुनकर इजराइल ने अपने हमले में मार गिराया है। इसके ऊपर ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है। उन्हें हर एक खबर की जानकारी पहले से होती है। तो ट्रंप क्या बताना चाहते हैं कि इजराइल ने जो हमला किया है वो उन्हें पहले से पता था? क्या ये उन्हें पहले से पता था कि जो लोग इस समय ईरान की ओर से अमेरिका से बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील को लेकर वार्ता कर रहे हैं, उन सभी की जान जाने वाली है? ये ट्रंप को अगर पहले से पता था तो उन्होंने क्यों ऐसा होने दिया? इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने जवाबी हमला इजराइल के ऊपर किया, तब ट्रंप ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और अमेरिका के हथियार इजराइल के भी पास हैं और इजराइल इन्हें चलाना भी जानता है। आखिर ट्रंप अपने इस बयान के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अब वो ईरान को तबाह कर देना चाहते हैं? जबकि रविवार को ही अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की बातचीत होने वाली थी, जिसे कि अब ईरान ने रद्द कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका सीधे तौर पे इजराइल के साथ खड़ा है, ऐसे में वार्ता करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। ट्रंप, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने के लिए 13 बार बयान दे चुके हैं, वो आखिर इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करने की जगह लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? जब उन्हें सब कुछ पहले से पता था तो आखिर उन्होंने सीज फायर क्यों नहीं कराया? और भारत और पाकिस्तान के बीच भारत के नेताओं को आखिर इतनी क्या हड़बड़ी थी, इतनी क्या जल्दबाजी थी कि वो ट्रंप की बात को मान गए? ट्रंप इस बार जब सत्ता में आए, जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने यही कहा था कि वो इस बार विश्व शांति के लिए काम करना चाहते हैं। क्या ट्रंप के विश्व शांति का मॉड्यूल यही है कि जिसमें इजराइल को खुली छूट दे दी गई है कि वो किसी तरीके से किसी पे भी हमला कर दे? कभी इजराइल गाजा में मौतों का कब्रिस्तान बना देता है, वहां बच्चे खाने के लिए तरसते नजर आते हैं, भूख से लेकर हर तरीके से उनकी मौत होती है। लीबिया पे इजराइल हमला कर देता है और उसके बाद ईरान पे भी उसने हमला किया है। इतने हमला करने के बाद भी इजराइल अपने आप को पीड़ित बताता है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इजराइल आत्मरक्षा में यह कर रहा है। तो आखिर क्या इसी तरह की विश्व शांति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं? भारत की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर इस हमले के बारे में जानकारी दी और सारी चीजें बताई हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है। लेकिन इसमें खबर क्या है? क्या भारत ने अभी तक किसी का पक्ष लिया है? भारत को चाबहार एयरपोर्ट के जरिए ईरान के साथ बड़ी सहायता मिलती है, बहुत सहूलियत मिलती है, जबकि इजराइल भारत को ड्रोन और कुछ तकनीकी चीजें देता है। तो क्या भारत ने अभी तक इसमें क्या स्टैंड लिया है? भारत की विदेश नीति का हाल यह हो गया है कि जब संयुक्त राष्ट्र में गाजा में सीज फायर को लेकर जब वोटिंग होने लगी तो भारत अनुपस्थित रहा वोटिंग से। उसने सीज फायर के पक्ष में वोट देने की जगह खुद वहां से अनुपस्थित होना उसने जरूरी समझा। बताइए, वो भारत जो कि शांति की बात करता है, जिसने कि ट्रंप के एकादेश के बाद पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर दिया था, वो गाजा में सीज फायर को लेकर हो रहे मतदान में अनुपस्थित रहा।
वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि कह दे कि हाँ वो शांति चाहता है और गाजा में सीज फायर होना चाहिए। आखिर क्या ट्रंप का दबाव अभी तक इतना है कि भारत अभी तक ट्रंप के दबाव में ही सारे फैसले ले रहा है। ट्रंप ने 13 बार कह दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर करवाया, दोनों ने देशों के नेताओं को व्यापार की धमकी थी, तो दोनों सीज फायर के लिए मान गए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है और ट्रंप के किसी भी बयान के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा है। बावजूद उसके ये अब देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल और ईरान के बीच की युद्ध आखिर इस दुनिया को कहां ले जाती है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की ओर यह युद्ध कहीं मोड़ तो नहीं रहा है? क्या कहीं चीन और रूस ईरान के समर्थन में पूरी तरह से उतरकर इजराइल के ऊपर हमले में साथ तो नहीं देगा? अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में पूरी दुनिया लौट जाएगी। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।